Hello students, I am Dr. Amit Bhatnagar, working as Senior Research Officer in the Department of Agronomy at G.B. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. And in the series of soil fertility lecture, we have discussed about nitrogen cycle. ये नाइट्रोजन साइकिल क्या क्या उसके पार्ट हैं, कैसे कैसे हो रही है नाइट्रोजन साइकिल, और ये सारे पार्ट जो हैं, जो प्रोसेस हैं, सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप उनको देख सकते हैं. नेक्स्ट न्यूट्रिएंट इज़ फास्फोरस. And phosphorus is a macro essential nutrient, and among macronutrients we see macronutrients carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium, calcium, magnesium and sulfur. It is a primary nutrient. तो प्राइमरी न्यूट्रिएंट में तीन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम. तो जो ये तीन जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट हैं, इसमें नाइट्रोजन का डिस्कस हम कर चुके हैं, और आज जो है हम डिस्कस करेंगे फास्फोरस साइकिल के बारे में. एंड फास्फोरस को अगर हम देखें तो बहुत ही लंबा ये लेक्चर होंगे, तो हम छोटे छोटे पार्ट में इसको डिस्कस करेंगे. तो जो पहला आज का हमारा पार्ट है, फास्फोरस साइकिल इन सॉइल. तो पहले हम फास्फोरस को समझेंगे. व्हाट इज फास्फोरस? सिंबल ऑफ फास्फोरस इज P एंड एटॉमिक नंबर इज 15 एंड एटॉमिक वेट इज 31. अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये 31, क्योंकि जो एग्जामिनेशन वगैरह में आते हैं वो P32 आते हैं. देखिए, इसके कई आइसोटोप्स हैं फास्फोरस की, एंड स्टेबल आइसोटोप इज 31 एंड अदर आइसोटोप्स आर P32 एंड अनदर इज P33. ये एग्जामिनेशन से पूछे जाते हैं, इसलिए मैं ये आपको यहाँ बता रहा हूँ. दीज आर रेडियो आइसोटोप्स एंड दीज आर यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ DNA सीक्वेंस. तो वहाँ इसको यूज़ करते हैं, और एग्जामिनेशन में जनरली इनकी हाफ लाइफ पूछी जाती है. एंड हाफ लाइफ ऑफ दिस P32 अगर हम देखते हैं, इट इज़ 14.3 डेज, एंड इन केस ऑफ P33 हाफ लाइफ इज 25.4 डेज. तो ये किसी कंपटीशन पूछ सकते हैं, JRF में, SRF में, या किसी एग्रीकल्चर कंपटीशन में, इसलिए मैंने आपको बताया. और किसको हम रेडियो आइसोटोप में जनरली हम किसको यूज़ करते हैं? P32 को, मेनली DNA सीक्वेंसिंग में. एंड यदि फास्फोरस को हम देखें, दिस फास्फोरस इज हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होता है, एंड इट कंबाइंड विद द ऑक्सीजन, और तुरंत ग्लो करता है, रोशनी निकलती है. तो इस कारण से जो इसको ग्रीक वर्ड है जो फास्फोरस का आया है, वो लाइट बियरर. तो जो ग्रीक वर्ड में जो था, चूँकि लाइट इसमें निकलती है, ग्लो होती है, तो जो लाइट बियरर है, लाइट को ले जाता है, इल्यूमिनेशन होता है, तो ग्रीक वर्ड से ही इसका नाम फास्फोरस रखा गया है, मींस लाइट बियरर. और ये बहुत रिएक्टिव है, और नेचुरल कंडीशन में तो देखिए, ये एलिमेंटल फॉर्म में अगर होता है तो रेड फॉर्म एंड वाइट फॉर्म दो होता है, वाइट फास्फोरस एंड रेड फास्फोरस. लेकिन जब इसको हम स्टेट देखें इसकी, तो तुरंत ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, P2O5. तो जनरली जब हम फर्टिलाइजर में इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो हम P को मेज़र करते हैं P2O5 में, P में मेज़र नहीं करते हैं, क्योंकि जो इसकी नेचुरल फॉर्म है वो फास्फेट फॉर्म में है, और उस समय फर्टिलाइजर में जब फास्फेट फॉर्म रहती हैं, इसलिए इसको P2O5 में करते हैं फर्टिलाइजर में. लेकिन बट इन केस ऑफ सॉइल एंड प्लांट एनालिसिस, जब हम सॉइल में निकालते हैं फास्फोरस को, या प्लांट में हम कंटेंट निकालते हैं, तब हम इसको P एलिमेंटल फॉर्म में देते हैं, प्लांट केस में एंड सॉइल के केस में. अगर हम सॉइल में निकालेंगे तो हम P के फॉर्म में देंगे. हम P2 फॉर्म में दे सकते हैं ऑक्सीडाइज फॉर्म में, लेकिन फर्टिलाइजर में हम ऑक्सीडाइज फॉर्म रखते हैं, और प्लांट एंड सॉइल के केस में हम एलिमेंटल फॉर्म रखते हैं. अब इन दोनों में देखिए रिलेशनशिप, देखिए जनरली पूछी जाती है कि इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है. तो देखिए, अगर हम P को 2.29 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो P2O5 निकलेगा. एक जनरल कैलकुलेशन है, आप सिंपल निकाल सकते हैं. P की वैल्यू 31 रख दीजिए, ऑक्सीजन की वैल्यू 16 रख दीजिए, तो इसका आप निकाल सकते हैं कि उसमें कितना P होगा. तो ये जनरल रिलेशनशिप है, P इंटू 2.29 इज इक्वल टू P2O5. अब इसी तरह से इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, तो इसका उल्टा कर दीजिए. अगर हम P2O5 में निकालना चाहते हैं, कितना है P में निकालना चाहते हैं, तो P इज इक्वल टू P2O5 डिवाइडेड बाई 2.29. तो यहाँ से निकाल लेंगे, जो इसकी वैल्यू आएगी
0.41 आए, जो भी 42 के आसपास आएगी वो वैल्यू आ जाएगी। तो हम जनरली किसको याद रखते हैं, इसको याद रखते हैं, P इंटू 2.29 इजिकल टू P2O5। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें मैंने आपको फास्फोरस के बारे में बताई कि क्यों इसको हम ऑक्सीडाइज फॉर्म में ले रहे हैं और इसका कौन से आइसोटोप हैं। एंड इन केस ऑफ सॉइल, हम जब देखते हैं सॉइल में तो टोटल फास्फोरस बहुत ज़्यादा है और अवेलेबल जो है वो बहुत कम है। अवेलेबल फास्फोरस को हमें समझना होगा। 2-3 मैं टर्मिनोलॉजी आपको बताऊंगा, वो हमको समझनी बहुत जरूरी है। व्हाट इज अवेलेबल पी? अवेलेबल पी इज दैट पी विच इज प्रेजेंट इन सॉइल सॉल्यूशन, क्योंकि देखिए रूट्स कहाँ होंगी, सॉइल सॉल्यूशन में होंगी और वो रूट्स उस फास्फोरस को एब्जॉर्ब करेंगी। तो वो फास्फोरस विच इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज नोन एज अवेलेबल पी। एंड टोटल पी जो पूरे सॉइल में है, चाहे वो सॉइल पार्टिकल में है, चाहे ऑक्साइड्स में है, हाइड्रोक्साइड्स में है, प्राइमरी मिनरल्स में है, सेकेंडरी मिनरल्स में है, ऑर्गेनिक फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में है, दैट इज टोटल पी। तो अगर हम अवेलेबल पी का रेशियो देखें इन कॉन्टेक्स्ट टू टोटल पी, इट इज़ वेरी वेरी लेस। तो कोई ऐसा रिलेशन नहीं निकलता है सॉइल में कि अगर टोटल पी इतना है तो अवेलेबल पी इतना होगा, ऐसा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। तो हाईली रिएक्टिव होने की वजह से क्या करता है, इट मेक सेवरल कॉम्प्लेक्सेस, सेवरल रिएक्शन। तो इसके कंपाउंड्स भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। एल्युमिनियम के साथ होंगे, आयरन के साथ होंगे एसिडिक सॉइल में, और एल्कलाइन सॉइल में कैल्शियम के साथ होंगे, और इन जनरल कहाँ रहता है, क्ले के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है। उसको धीरे धीरे हम स्टडी करेंगे। तो ये थोड़ा थोड़ा आप जब सुनेंगे तब आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो आज हमको केवल इसकी पी साइकिल समझनी है और इसकी टर्मिनोलॉजी समझनी है। तो अवेलेबल पी क्या है आपको समझ में आ गया, विच इज प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, एंड टोटल पी विच इज प्रेजेंट इन सॉइल, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, प्राइमरी मिनरल, सेकेंडरी मिनरल, चाहे एड्जॉर्ब फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो। ओके, तो अब हम देखते हैं कि पी की साइकिल क्या है सॉइल में। तो इसमें देखिए जो मैंने अभी आपको बताया कि टोटल पी एंड अवेलेबल पी, जो सॉल्यूशन पी है, ठीक है, सॉइल सॉल्यूशन पी, दैट इज अवेलेबल पी, और जो पूरी सॉइल में जा रहा है दैट इज टोटल पी। अब इसमें दो टर्म और आती हैं, लेबल पी, LABILE, लेबल पी, एंड नॉन लेबल पी। लेबल पी क्या है, दैट इज रेयरली अवेलेबल, जो बहुत जल्दी अवेलेबल रहता है, अनस्टेबल रहता है, बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएगा, रेयरली अवेलेबल। एंड नॉन लेवल पी इज स्लोली अवेलेबल। इस और ये जो टर्म है ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है फास्फोरस के केस में, और ये दिस टर्म्स वर गिवन बाय स्कोफील्ड। ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है 1955। ये दो टर्म किसने यूज की थी, स्कोफील्ड ने इन 1955। लेवल पी फिर से समझ लीजिए, मैंने आपको बताया अवेलेबल पी, देन टोटल पी, देन लेवल पी विच इज रियरली अवेलेबल, क्विकली, जो बहुत जल्दी से अवेलेबल हो जाएगा, टूट करके कहीं एब्जॉर्ब होगा तो तुरंत आ जाएगा सॉइल सॉल्यूशन में। एंड नॉन लेवल पी जो बहुत स्लोली अवेलेबल होगा सॉइल सॉल्यूशन में, धीरे धीरे करके आएगा। ओके, देन अनदर इज इंटेंसिटी फैक्टर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंटेंसिटी फैक्टर। सॉरी, ये स्कोफील्ड ने नहीं दिया था, ये लार्सन ने दिया था। स्कोफील्ड ने दिया था इंटेंसिटी फैक्टर एंड क्वांटिटी फैक्टर। इंटेंसिटी फैक्टर ये लेवल पी लार्सन ने दिया था, लार्सन, LA, इसको करेक्ट कर लीजिए, लार्सन ने जो ये टर्म दी थी लेवल पी एंड नॉन लेवल पी, LARSEN, लार्सन। एंड स्कोफील्ड गिव टर्म इंटेंसिटी फैक्टर एंड क्वांटिटी फैक्टर। ये मैं आपको टर्म इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये पी साइकिल में बार बार यूज होंगी। इंटेंसिटी फैक्टर is available P which is present in solution, so it is solution P which is present in soil solution, and quantity factor is total P, okay, and intensity factor is designated by I and quantity factor by Q. Another term is capacity factor, and capacity factor is ratio of quantity factor
टू इंटेंसिटी फैक्टर, कि उस सॉइल में कितना टोटल है विद रिस्पेक्ट टू उसमें कितना अवेलेबल है, दैट इज कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी फैक्टर अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी फैक्टर ज़्यादा है, इसका मतलब टोटल पी ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। सो इट इंडिकेट्स द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, कि अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो रही है तो धीरे 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 करके विद द टाइम स्लोली एंड स्लोली ये क्या करेगा, सॉल्यूशन में पी आ जाएगा। तो इसका मतलब सॉइल की क्या है, बफरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। जैसे ही सॉल्यूशन पी कम होगा, मतलब प्लांट अपटेक होगा, सॉल्यूशन पी तभी कम होगा जब प्लांट अपटेक हो, तो जो दूसरी जगह पे फास्फोरस है वो धीरे धीरे उसमें आ जाएगा। तो यदि क्वांटिटी ज़्यादा होगी, क्वांटिटी फैक्टर ज़्यादा होगा, तभी तो वहाँ से वो आएगा। अगर क्वांटिटी फैक्टर कम है, मतलब कि टोटल पी कम है, तो सॉल्यूशन में नहीं आ पाएगा। तो ये जो कैपेसिटी फैक्टर अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब सॉइल की बफरिंग कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब सॉल्यूशन पी में ज़्यादा आएगा, प्लांट अपटेक ज़्यादा करेगा, तो सॉइल से फिर सॉल्यूशन में आ जाएगा। अगर कैपेसिटी फैक्टर इज लो और प्लांट ने अपटेक कर लिया सॉइल सॉल्यूशन से, तो कहाँ जहाँ फिक्स है फास्फोरस वहाँ से आना चाहिए, लेकिन वहाँ है नहीं, तो क्या होगा कि डेफिशिएंसी फास्फोरस की आ जाएगी। तो कैपेसिटी फैक्टर इंडिकेट्स द बफरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। तो बफरिंग का मतलब यह है कि जैसे ही सॉइल सॉल्यूशन कम होता है, फास्फोरस दूसरी जगह से आ जाए, तो उसको बोलेंगे बफर कर दिया, मतलब उसने उसको पूरा कर दिया। तो बफरिंग कैपेसिटी का रिलेशन ये है यहाँ पे। तो ये अब आप टर्म समझ गए होंगे, अवेलेबल पी, नॉन अवेलेबल पी, लेबाइल पी, नॉन लेबाइल पी। ओके, तो इसके बाद हम देखते हैं पी साइकिल, फास्फोरस साइकिल इन सॉइल। तो आपको ये टर्म बहुत अच्छी तरह से समझनी होंगी, तभी आपको फास्फोरस साइकिल समझ में आएगी। और ये फास्फोरस से इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा, आपको धीरे धीरे सारे लेक्चर्स देखने होंगे, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही इन लेक्चर को अपलोड करूंगा ताकि आप इनको समझ जाएं। देखिए, हम इसको पी पहले मानते हैं, पी इन सॉइल सॉल्यूशन, पी इन सॉइल सॉल्यूशन, ये हमने मान लिया फास्फोरस पी में है। ओके, अब ये पी कहाँ कहाँ से आ सकता है, तो देखिए सॉइल में, देखिए प्राइमरी मिनरल्स, सबसे पहले क्या रहेंगे, प्राइमरी मिनरल्स। प्राइमरी मिनरल्स में कहाँ से आएगा ये, थ्रू वेदरिंग, थ्रू वेदरिंग। ओके, देन कहाँ से आएगा, फर्टिलाइजर, जो भी हम फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं। ओके, अब क्या होता है कि सॉइल में सॉल्यूशन में अगर पी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हो जाए तो प्रेसिपिटेट कर जाता है। तो अगर पी बहुत ज़्यादा हुआ, वेदरिंग, हालांकि वेदरिंग इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, अब फर्टिलाइजर हमने डाल दिया और उससे ज़्यादा पी आ गया, तो उस केस में क्या करेगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। ओके, यहाँ प्रेसिपिटेशन होगा, प्रेसिपिटेशन, और यहाँ सेकेंडरी मिनरल्स में आ जाएगा, सेकेंडरी मिनरल्स। ओके, अब जैसे ही, अब पी क्या हुआ, प्लांट अपटेक हुआ, यहां से प्लांट अपटेक में चला जाएगा, प्लांट अपटेक। तो अब क्या होगा, जो ये प्रेसिपिटेट हुआ था वो डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्यूशन होगा, दैट इज डिसॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन। ओके, अब ये प्राइमरी मिनरल्स कौन कौन से हैं, देखिए प्राइमरी मिनरल्स एपेटाइट, एपेटाइट, वेरिसाइट, स्ट्रेंगाइट, और सेकेंडरी मिनरल्स आर कैल्शियम फास्फेट, एल्युमिनियम फास्फेट एंड आयरन फास्फेट। तो ये प्रोसेस होंगे, प्रेसिपिटेशन, डिसॉल्यूशन, वेदरिंग। ओके, अनदर प्रोसेस क्या होगा कि ये पी जो सॉल्यूशन में है, ओके, ये एड्सॉर्ब हो जाता है क्ले मिनरल्स पे, और किस पे होता है, जो ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड्स हैं या आयरन ऑक्साइड्स हैं या हाइड्रोक्साइड्स हैं, उन पे जाके एड्सॉर्ब हो जाता है, उसकी सरफेस पे चला जाता है, एड्सॉर्प्शन हो जाता है। ओके, एड्सॉर्ब, adsorb on clay and oxides of aluminum and iron, and this process is known as sorption. Okay, adsorption, sorption, adsorption. Okay,
अब जब इस पे एड्जॉर्ब हो रहा है, देखिए एड्जॉर्ब क्या होता है, सरफेस फिनोमेना होती है, मतलब कि ये पार्टिकल है और इस पे आकर के ये चिपक गया, एड्जॉर्ब हो गया। उसका जैसे ही पी इसमें कम होगा तो ये इसमें वापस आ जाएगा। दैट प्रोसेस नोन एज डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन, तो ये प्रोसेस हुए, एड्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन। अनदर प्रोसेस इज डिसॉर्प्शन। ओके, अनदर क्या है कि देखिए प्लांट अपटेक ये हुआ, उसके बाद प्लांट रेजिड्यू और एनिमल रेजिड्यू से ये ऑर्गेनिक फॉर्म में सॉइल में वापस आएगा। जो रेजिड्यूज होंगे एनिमल के हैं चाहे प्लांट के हैं, दैट इज ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक फॉर्म। अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फॉर्म कौन कौन सी हैं। ओके, इस ऑर्गेनिक पी से जो है ये माइक्रोबियल एक्शन होगा और सॉइल सॉल्यूशन में आएगा थ्रू मिनरलाइजेशन। थ्रू मिनरलाइजेशन, थ्रू मिनरलाइजेशन। ओके, और ये माइक्रोब्स इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, बैक्टीरिया, फंगस, एक्टिनोमाइसीटीज, सेवरल माइक्रोब्स आर इन्वॉल्व इन मिनरलाइजेशन। और ये मिनरलाइजेशन प्रोसेस वैसे ही है जैसे कि नाइट्रोजन के केस में होता है। अब अगर पी माइक्रोबियल पॉपुलेशन बढ़ गई, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई और पी सॉइल सॉल्यूशन में कम है, तब क्या होता है, ये पी फिर से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है माइक्रोब्स के द्वारा। बिल्कुल वही होता है जैसे नाइट्रोजन केस में होता है। दैट इज इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन, मिनरलाइजेशन और इमोलेशन बिल्कुल वैसी है जैसे नाइट्रोजन के केस में है। ये सारे प्रोसेस हम धीरे 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 करके समझेंगे, पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, सॉल्यूशन पी से लीचिंग भी होती है, बट दैट लीचिंग इज वेरी लेस। लीचिंग वेरी लेस, बहुत कम लीचिंग होती है फास्फोरस की। और क्या होता है, सरफेस रन ऑफ से ये रिमूव होता है। बारिश होता है, पानी के साथ जब मिट्टी बहती है तो चूंकि ये सॉइल में पार्टिकल्स में अटैच रहता है फास्फोरस, तो मिट्टी के साथ, सॉइल के साथ इसका भी इरोजन होता है। तो सरफेस रन ऑफ, सरफेस रन ऑफ के द्वारा भी ये जो फास्फोरस है ये सॉइल से निकल जाता है। सरफेस रन ऑफ, तो जितना भी फास्फेट है सॉइल में ये सरफेस रन ऑफ के थ्रू फील्ड से बाहर चला जाता है। ये बहुत बड़ा मेजर पाथवे है फास्फोरस के लॉस होने का। तो सरफेस रन होने से क्या होगा, सॉइल इरोड करेगी। उस सॉइल में चूंकि फास्फोरस है तो फास्फोरस चला जाएगा और फिर किसी पॉन्ड में, रिजर्वियर में फिर वही प्रॉब्लम करेगा यूट्रिफिकेशन की, जो नाइट्रोजन के केस में हुई थी। तो यूट्रिफिकेशन में नाइट्रोजन फास्फोरस दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं। तो सरफेस रन ऑफ से फास्फेट जाएगा। अब ये फास्फोरस चाहे ऑर्गेनिक, अब चूंकि सॉइल बह रही है, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर भी है और प्राइमरी मिनरल्स भी हैं, सेकेंडरी मिनरल्स भी हैं, तो सभी के साथ क्या करेगा, ये मूव कर जाएगा सरफेस रन ऑफ। जितने ज़्यादा सॉइल का इरोजन होगा उतना ही सरफेस रन ऑफ फास्फोरस का होगा। ओके, ये अब आपको समझ में आया होगा कि ये पी साइकिल मैंने सॉइल में बताई है। अब इसमें देखिए ऑर्गेनिक फास्फोरस में भी क्या होता है कि इसमें भी दो तरह के फास्फोरस रहते हैं, लेवाइल, लेवाइल पी एंड नॉन लेवल पी, नॉन लेवल ऑर्गेनिक पी, ऑर्गेनिक पी, नॉन लेवल ऑर्गेनिक पी। ओके, एंड दीज आर in transformation with the soil solution and with each other. अब इसमें देखिए लेवल ऑर्गेनिक पी क्या है, लेवल मैंने आपको बताया रेडली अवेलेबल, जो आपको तुरंत माइक्रोल एक्शन से मिल जाएगा। जो नॉन लेवल ऑर्गेनिक पी है ये इस पर माइक्रोल एक्शन नहीं हो पाता है, ये एक्चुअली सॉइल में प्रोटेक्टेड रहता है फिजिकली एंड केमिकली फॉर्म में। ये सॉइल एग्रीगेट्स में बीच में कुछ ऑर्गेनिक मैटर रहता है जहाँ माइक्रोल एक्शन नहीं हो पाता है, तो वहाँ देखिए फिजिकली प्रोटेक्शन हो गया। इसी तरह से केमिकली प्रोटेक्शन में क्या होता है, ये किसी मल्टीवैलेंट कैटायन के साथ एक बॉन्ड बना लेता है, फिर उसका डिग्रेडेशन नहीं हो पाता है। तो ये एक्चुअली प्रोटेक्टेड है, प्रोटेक्टेड। और जनरली कहाँ प्रोटेक्टेड रहता है, एग्रीगेट्स में, सॉइल एग्रीगेट्स के बीच में जहाँ माइक्रोब्स एक्शन नहीं हो पाता है वहाँ जाकर के प्रोटेक्ट रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कभी भी इसका डिकम्पोजिशन नहीं होगा, होगा लेकिन स्लोली होगा। जो लेवाइल होता है वो माइक्रोब्स को तुरंत अवेलेबल रहता है और तुरंत जो है ये मिनरलाइजेशन या इमोलाइजेशन प्रोसेस से ये आ जाएगा। तो ये मिनरलाइजेशन प्रोसेस एंड दिस इज इमोबिलाइजेशन प्रोसेस। ओके, अब देखिए इसमें हम देखिए ये मैंने ऑर्गेनिक फॉर्म बता दिया, लेवल एंड नॉन लेवल। अगर हम इनऑर्गेनिक फॉर्म की देखें तो हम अगर ये फॉर्म देखते हैं, ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मिनरल, तो ये इनऑर्गेनिक फॉर्म है और ये स्लोली प्रोसेस है, वेदरिंग का, प्रेसिपिटेशन, डिसोल्यूशन। ओके, सो दैट्स वाई दिस इज नॉन लेवल
P, ओके। एंड ये जो देखिए एड्जॉर्प्शन हो रहा है क्ले मिनरल्स पे, जैसे सॉल्यूशन में आया तुरंत क्ले मिनरल्स पे एड्जॉर्ब हो जाएगा, या एल्युमिनियम ऑक्साइड्स पे या आयरन ऑक्साइड्स पे, तो ये तुरंत ही एड्जॉर्प्शन होता है, तुरंत ही डिसॉर्प्शन होता है। सो दिस इज लेबिल इनऑर्गेनिक पी, इनऑर्गेनिक पी, ओके। दिस इज नॉन लेबिल इनऑर्गेनिक पी, ओके। और इसी को हम सॉर्ब्ड फास्फोरस भी बोलते हैं। सॉर्ब्ड एक ही टर्म है, सॉर्ब्ड, जो एड्जॉर्ब हो चुकी है, सॉर्ब्ड फास्फोरस। तो ये टर्मिनोलॉजी मैंने आपको बताई जो आपको समझनी बहुत जरूरी है पी साइकिल में, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि फिर बाद में समझ नहीं पाएंगे कि लेवल पी क्या है, या सॉर्ड पी क्या है, या डिसॉर्प्शन क्या है, और किस तरह से प्रेसिपिटेशन हो रहा है, डिसोल्यूशन हो रहा है। तो ये एक मैंने फास्फोरस साइकिल आपको बताई है। अब हम ये देखते हैं इस साइकिल में कि कौन से प्रोसेस से सॉल्यूशन में पी आ रहा है। तो देखिए वेदरिंग प्रोसेस, देन डिसॉल्यूशन प्रोसेस। लेकिन ये दोनों प्रोसेस क्या है, बहुत स्लो है, दैट्स वाई इनको किस फॉर्म में रखा गया है, नॉन लेवल में रखा गया है। देन डिसॉर्प्शन प्रोसेस, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड पे जो फास्फोरस है वो सॉल्यूशन में आ जाएगा। कब आ जाएगा, जब ये प्लांट अपटेक ज़्यादा हो जाए या सॉल्यूशन में पी कम हो जाए, ओके। देन मिनरलाइजेशन, इन प्रोसेस से क्या है, सॉइल सॉल्यूशन में पी अवेलेबल हो रहा है। देन फर्टिलाइजर से तो थ्रू हो ही रहा है, क्योंकि हम फर्टिलाइजर अप्लाई कर रहे हैं, चाहे हम एसएसपी डालें चाहे हम डीएपी डालें, उसके थ्रू आ रहा है। अब वो प्रोसेस देखते हैं जिससे सॉल्यूशन में पी कम होता है, ओके। प्रेसिपिटेशन, अब ये प्रेसिपिटेशन तब होता है, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इसमें काम करता है, केमिकल हम रिएक्शंस होते हैं कि जब फास्फोरस बहुत ज़्यादा हो जाता है सॉल्यूशन में तो प्रेसिपिटेट कर जाता है। और प्रेसिपिटेट किस में करता है, कैल्शियम फास्फेट में, एल्युमिनियम फास्फेट में एंड एल्युमिनियम फास्फेट। प्रेसिपिटेशन के थ्रू, एड्जॉर्प्शन के थ्रू सॉल्यूशन में कम हो जाएगा। देन इमोबिलाइजेशन, देखिए ये साइकिल है, ये साइकिल में ये इंटरचेंज साइकिल हो रही है, देखिए रिवर्सिबल है, ये सर रिवर्सिबल हो रहा है। लेकिन देखिए सरफेस रन ऑफ वाला अगर हम देखते हैं, ये एक बार ये सरफेस रन ऑफ हो गया यहाँ से, तो चूंकि मैंने पहले बता चुका हूँ कि फास्फोरस कहाँ है, सॉइल में है, तो सारा का सारा कहीं चला जाएगा, फील्ड से बाहर चला जाएगा, फिर फास्फोरस की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर ये प्रोसेस रहते हैं सॉइल में तो देखिए सॉइल के अंदर ही हो रहे हैं, कहीं लॉस नहीं हो रहा है। जो ये लीचिंग का लॉस हो रहा है ये बहुत कम है, फास्फोरस की लीचिंग बहुत कम होती है लेकिन बहुत ही कम है, क्योंकि ये इतना रिएक्टिव है, किसी न किसी के साथ कंपाउंड बना लेता है। एसिडिक सॉइल में एल्युमिनियम आयरन के साथ, न्यूट्रल सॉइल में क्ले फ्रैक्शन के साथ, ऑर्गेनिक मैटर के साथ, और अगर पीएच ज़्यादा है, कैल्केरियस सॉइल है तो कैल्शियम के साथ। तो लीचिंग कम होती है लेकिन होती है। तो ये एक मैंने आपको ये पी साइकिल बताई थी कि क्या क्या इसमें प्रोसेस रहते हैं। तो अब इसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि ये प्रोसेस कैसे होते हैं। इनऑर्गेनिक फास्फोरस कौन कौन से हैं, ऑर्गेनिक फास्फोरस कौन कौन से हैं। इनऑर्गेनिक में जैसे मैंने बताया मिनरल्स बताए, इनऑर्गेनिक फास्फोरस में बाद में पढ़ेंगे हम कि ऑर्थोफॉस्फेट आयन होते हैं, मेटाफॉस्फेट आयन होते हैं, पायरोफॉस्फेट आयन होते हैं। फिर हम ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, इनोसाइटोल फॉस्फेट्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। मिनरल फॉर्म कौन कौन सी हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फास्फोरस की एबिलिटी को अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे मिनरलेशन इमोलेशन अफेक्ट हो रहा है, कैसे फास्फोरस सॉल्यूशन में कैसे मूव करता है फास्फोरस, कि ये डिफ्यूज़न के थ्रू अवेलेबल होता है। जो सॉल्यूशन होता है प्लांट में, ये प्लांट अपटेक डिफ्यूज़न के थ्रू होता है, मास फ्लो के थ्रू नहीं होता है। इसकी स्टडी हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये फास्फोरस को धीरे धीरे करके हम पढ़ेंगे, तब आपको ये बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो आज मैंने आपको कुछ बेसिक फास्फोरस के बारे में बताया था, और अगले लेक्चर में इसके ही कंटिन्यू हम फास्फोरस को करेंगे। तो ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।